So in the previous lecture, we have gone through the JSP. What is really the JSP is, what is the life cycle of JSP, how JSP usually works with script servlets, then what is the declaration tag, then we came across what is expression tag, what is the scriptlets, then we go through what is directives. Okay, in directives we came across about 3 types, then we got to include directives, then we have parametric directives. Now today we will go for some exception handling. What really the exception handling part is all about. Okay, we know what is exception. Exception is something or normal condition which interrupts the normal flow of the execution. Whatever हम नहीं abnormal ऐसी चीज जो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वो क्या है एक्सेप्शन. वो रॉन्ग डेटा से भी आ सकता है और वो है ना it is must to handle exception in order to give meaningful message to the user so that the user would be able to understand the issue and take appropriate actions. Okay. Error. It can be issue with the code or system related issue. We should not handle errors as they are meant to be fixed. Again, we can handle exception using the below 2 methods. Exception handling using exception implicit objects. दूसरा exception handling using try catch blocks within scriptlets. तो try catch block और implicit objects, ये सब implicit objects तो ठीक है, जो पहले से हमने JSP के कंस्ट्रक्ट में डिफाइन किया गया है, उससे हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये जो ट्राई कैच ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम सीधे कोर जावा से उठाते हैं और उसको हम स्क्रिप्टलेट्स के फॉर्म में एंगुलर ब्रैकेट परसेंटाइल कोड जावा कोड ऑफ जावा सेमीकोलन के साथ उसको मैनेज कर लेते हैं. यही है. तो ये उसका थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कैसे हम चीजों को पढ़ते हैं. In the below example, they have specified the exception handling page using error page attribute of page director. If an exception occurs in the main JSP page, the control will be transferred to the page mentioned in the errors page attribute. Okay. Next is in the below example, we have specified the exception handling page using error page attribute of page director. If any exception occurs in the main JSP page, the control will be transferred to the mentioned in errors page attribute. अब ये वाला डिस्कस किया था हमने कि जैसे यहाँ पे पिछली बार कि अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा और एक्सेप्शन आने के बाद जो एरर पेज शो करना होगा, एरर पेज को हमने ये शो करना है, वो एरर पेज यहाँ पे शो हो जाएगा. एन एक्सेप्शन इज ऑफर्ड इन JSP. इस हिसाब से हमारा एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं, जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए डिफाइन किए. अभी क्या है कि अपने को ट्राई कैच वाला इशू देखना है कि ट्राई कैच कैसे करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक कैसे चलेगा. तो भाई यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का एग्जांपल है. एचटीएमएल के अंदर हेड है, उसके अंदर टाइटल है, फिर बॉडी के अंदर हम चीजों को डालते हैं. इंट एरर, फिर इंट के बाद यहाँ पे डेफिनेशन देगा. ठीक है. तो इंट एरे 1 2 3 4 5 इंट नंबर और उसको प्रिंट करना 7th नंबर ऑफ एरे. तो 7th नंबर तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 5 ही है. तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई क्लैश करने की समथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्शन और आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस आएंगे जो एक्सेप्शन पहले से डिफाइंड है. तो यहाँ पे देखिए आ गया, देयर इज समथिंग जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इज देयर. तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ट्राई कैच के थ्रू होगा. तो हम चाहते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम बंद ना हो. अगर कुछ एरर आए तो थोड़ा बहुत एरर को मैनेज करके प्रोग्राम को आगे रन करें. आगे आते हैं, ये देखते हैं एक्शन टैग्स क्या है. अब एक्शन टैग्स को भी हम रिवाइज कर ले रहे हैं. डायरेक्टिव्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन फेज में काम आता है एक्शन टैग.
जो है आपके जब हमको कोई आंसर देना होता है, जब हमको कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है थ्रू जेएसपी, उसमें काम आता है। जेएसपी इज इक्वल टू इंक्लूड एक्शन टैग होता है। जेएसपी इज टू इंक्लूड पेज यूआरएल फ्लश, तो ये एक्शन टैग होता है। जेएसपी इज टू फॉरवर्ड, ये भी एक एक्शन टैग होता है। ठीक है। तो अब अब देखो यहाँ पे आप हमने यहाँ पे एक डेमो लिया है कि कैसे हमारा एक्शन टैग होता है। तो एक्शन टैग अगर समझना है तो मैंने आपको जेएसपी समझाया है थ्रू सिंबल्स, सिंबल्स से समझाने की कोशिश किया। तो जेएसपी इज टू इंक्लूड, ये क्या है, जेएसपी इज टू इंक्लूड पेज यूआरएल फ्लश इज इक्वल टू बूलियन वैल्यू। ठीक है। तो अब कैसे ये चल रहा है, हमने एचटीएमएल स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल डिफाइन किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी लिया, बॉडी को क्लोज किया, जेएसपी इज टू इंक्लूड किया, पेज को लिया सैंपल डॉट जेएसपी, फ्लश किया फॉल्स। ठीक है। ठीक है। तो अब ये page value is a sample.jsp, which means that this is the page need to be included in the current file. Just the file name mentioned, this shows the sample.jsp. ठीक है। अब यहाँ पे पेज है और एक कॉन्सेप्ट है फ्लश का। फ्लश आप जानते हैं किस लिए आता है? फ्लश जो होता है बफर के रिसोर्स को यूटिलाइज करने का काम होता है। ठीक है। So it is value of false, which means the resource buffer has not been flushed or before including the current page. तो इसमें इसके थ्रू हम क्या होता है पता चलता है कि हमारी बफरिंग है या नहीं, उस हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना। आगे आइए, जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन। जेएसपी इज टू फॉरवर्ड एक्शन। अब जेएसपी में क्या होता है कि हम रिडायरेक्ट करते हैं पेज को और उसको धीरे 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 पेज के कंट्रोल को हम आगे बढ़ाते हैं एज अ मोशन टाइम। ठीक। इसमें देखिए हम सेकंड पेज पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये काम हम एचटीएमएल के थ्रू भी कर सकते थे, हाइपर रेफरेंस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आप एक और तरीका है, फॉरवर्ड पेज इज इक्वल टू सेकंड डॉट जेएसपी। आगे जेएसपी पैरामीटर्स क्या है? जेएसपी के पैरामीटर क्या है? अब पैरामीटर्स क्या चीज होती है? पैरामीटर वो चीज होती है जो फंक्शन को एक डायरेक्शन देती है कैसे काम करता है। पैरामीटर नेम डेट, पैरामीटर नेम टाइम, पैरामीटर नेम डेट, तो ये है डेट, ये टाइम, इस हिसाब से चीजें चलती है। ठीक है। तो इसके लिए हमने देखो, अच्छा ये याद इक्वल टू किस लिए होता है? एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को लिया और रिक्वेस्ट किया पैरामीटर के डेट के लिए, टाइम के लिए और फिर डेट के लिए। ठीक है। उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट एक्शन में बीन्स भी यूज करते हैं। बीन को आप यूनिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको ना जब J2EE के सिस्टम में यूनिक डेफिनेशन चाहिए होता है, नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सेम नेम का होता है तो आप जो है कुछ भी डाल देते हैं, 1:2
1 2 is 2 ऐसे करते हैं. One being class is instantiated using above statement. We have to JSP is to set property. ठीक है. आगे. ठीक है. तो beans को कैसे यूज करते हैं? JSP is to use bean. JSP is to set property. आप क्लास डिफाइन करते हैं. आईडी क्लास नेम प्रॉपर्टी और इसके बाद चीजों को यूटिलाइज करते हैं. अब प्रॉपर्टी को देखते हैं. प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. अब चीजों को आप आगे बढ़ाते हैं. तो चीजों को आगे बढ़ाते हुए ये आप स्टूडेंट बीन की यहाँ पे डेफिनेशन पहले से दिए हुए हैं. ये बीन का ये पूरी बीन की डेफिनेशन है. जो ये पूरी बीन की डेफिनेशन आ रही है. ये पूरी बीन की डेफिनेशन है. ये पूरी बीन की डेफिनेशन है. और इस बीन के डेफिनेशन पे यहाँ पे आप जब डिफाइन कर जो आपने यहाँ पे बीन डिफाइन किया है. यहाँ पे देखिए आपने स्ट्रिंग लिया है, नेम फिर हिंट लिया है, फिर स्ट्रिंग लिया है, फिर आपने डेफिनेशन दिया है, रोल नंबर सेट किया है और रोल नंबर गेट किया है. फाइनली यहाँ पे ऐसे चीजें चल रही है. आपने क्लास डिफाइन किया है, आप आईडी लिए, फिर क्लास लिए, फिर नेम लिए, फिर प्रॉपर्टी, फिर नेम लिए, फिर प्रॉपर्टी लिए, फिर नेम लिए, फिर प्रॉपर्टी. ठीक है. आपने बीन को यूज किया, सेट किया प्रॉपर्टी, बीन को यूज किया, सेट किया प्रॉपर्टी. ऐसे चल रहा है. बीन को यूज किया, सेट किया प्रॉपर्टी, बीन को यूज किया. ठीक. अब उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है. तो ये जेएसपी और बीन आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करके चीजों को मैनेज करें. अब आप आगे आइए. जेएसपी इज टू सेट प्रॉपर्टी एक्शन. So this action tag is used to set the property of a bean. While using this action tag, you may need to specify the bean unique name. It is nothing but the ID value of use bean tag action tag. ठीक है. The action tag is used to set the property of a bean. While using this action tag, you may need to specify the bean unique name. It is nothing but the ID value of use bean action tag. यही है. तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा है वहां पे आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं. फिर चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे देखिए सेट प्रॉपर्टी किया, यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी किया. ऐसे बड़े सारे एक्शंस आप कर सकते हैं. जेएसपी बॉडी, जेएसपी एलिमेंट, जेएसपी टेक्स्ट और जेएसपी एट्रिब्यूट्स. ये तो हमारे हो गए एक्शन टैग्स. अब आइए जी. एक्शन टैग्स जो होते हैं जब हम अपने जेएसपी के पेज में बाहर से कुछ रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंक्लूड एक्शन टैग. ओके. तो include action tag is used to include another resource to the current JSP page. The included resource can be static page in HTML, JSP page or servlet. We can also pass parameter and their value to the resource which we are including. Below I have shared two examples. Just include जैसे कैसे ये बाहर की चीजों को ले रहे हैं. पैरामीटर से ले रहे हैं. JSP is to include page relative underscore URL underscore of underscore page. Okay.
ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्लूड ऑफ अनदर रिसोर्स विदाउट शेयरिंग प्रॉपर्टीज। जेएसपी इंक्लूड ठीक है। अब आप आइए, ठीक। अब आप आइए, जेएसपी इंक्लूड विदाउट पैरामीटर्स। तो अब पैरामीटर्स को कैसे इंक्लूड, पैरामीटर्स को आप कैसे इंक्लूड करते हैं? पैरामीटर्स को आप इंक्लूड करते हैं जेएसपी इंक्लूड एग्जाम्पल। आप पैरामीटर्स क्या चीज होती है समझिए, देखो जेएसपी में पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेएसपी में जो पैरामीटर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे क्योंकि वही पैरामीटराइज करता है जो जेएसपी के इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज है वो कैसे पेज में रिफ्लेक्ट हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए जेएसपी इंक्लूड पेज इज इक्वल टू पेज टू डॉट जेएसपी। वो जो पेज टू डॉट जेएसपी है जो यहाँ पे डिफाइंड है वो आउटपुट में आपको यहाँ शो होगा। तो यही पैरामीटराइजेशन किया जाता है जो उसकी शो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंक्लूड कैसे इंक्लूड किया जा रहा है पैरामीटर्स को। ठीक है, यहाँ पे कैसे इंक्लूड किया जा रहा है, JSP is to include page display, JSP is to include name user variable value इतना। अब यहाँ भी देखो आप ना, आप पैरामीटर्स को ही इनिशियलाइज कर रहे हो नेम में और वैल्यू में, नेम में वैल्यू में, नेम में वैल्यू में, नेम में वैल्यू में। तो यहाँ पे चीजें ऐसे चलती है। ठीक, ठीक है। वो आ गया। तो आपको समझ आया पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं एक्शन टैग में इंक्लूड के थ्रू। इंक्लूड मतलब दूसरे पेज को आप कैसे अपने में लाते हैं। अब दूसरे तरीके की चीज क्या हो गई जी, दूसरे तरीके की चीज हो गई फॉरवर्ड करना। हम अपने जीएसटी पेज के थ्रू, एक है कि हम बाहर से रिसोर्स ला रहे हैं, दूसरा है कि हम अपने रिसोर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जीएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग is used for forwarding a request to the another resource. It can be a JSP static page such as HTML or servlet. Request can be forwarded with or without parameter. In this tutorial, we'll see example JSP is to forward action tag. Syntax देखिए, JSP is to forward page is equal to display.jsp. Here parameters. JSP is to parameters. JSP is to parameters. Forwarding without parameters. तो JSP फॉरवर्ड एग्जांपल में क्या होता है, फॉरवर्ड एग्जांपल है, सब एग्जांपल देखिए तब आपको समझ में आएगा कि फॉरवर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या है।
यहाँ पे देखिए दो जेएसपी पेज हमने बनाया, इंडेक्स डॉट जेएसपी और डिस्प्ले डॉट जेएसपी। अब हम जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन के थ्रू इंडेक्स जेएसपी को in index JSP for forwarding the request to the display JSP। हम यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, सीधे फॉरवर्ड कर रहे हैं पेज को। लाइक इंडेक्स जेएसपी में अगर आप देखिए, इंडेक्स जेएसपी में HTML हेड, फिर आता है जी टाइटल, फिर आता है बॉडी, p line is equal to center, my name JSP को JSP is to forward, page is equal to display dot JSP। ठीक है, आगे आइए। अब क्या समझना है कि यहां से हमने पेज फॉरवर्ड किया पेज को डिस्प्ले पेज, ठीक है, और JSP is to forward page display dot JSP। ठीक, तो HTML हेड में हमने वो पेज डिस्प्ले डॉट जेएसपी को फॉरवर्ड किया और ये डिस्प्ले डॉट जेएसपी है। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ये वाला जेएसपी पेज नहीं है, हमने आगे जो फॉरवर्ड किया है अपने पेज के रिक्वेस्ट को, वो एज अ आउटपुट हमको शो करेगा जो डीएसपी को, आपका जो डिस्प्ले डॉट जेएसपी। अब यहाँ पे पैरामीटराइज कैसे किया जाएगा? HTML हेड टाइटल हेड, ठीक है, पेज डिस्प्ले नेम वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा बॉडी, ये रहा एचटीएमएल। यहाँ भी देखिए आपने फॉरवर्ड किया पेज को, फिर फाइनली इसको यहाँ पे आप बढ़ा, तो आपका पेज आगे जो फॉरवर्डेड पेज है वो यहाँ पे शो कर। तो ये सब है, छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में करते हैं आप, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं इसके इसके आपके ऑटोमेशन में, जो आप ऑटोमेशन करते हैं। ये सब एक्शन टैग जेट, ये सब एक्शन टैग्स है। खैर इनको अगर ऐसे पढ़ा जाए तो समझ में नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट पार्ट। अभी तो हमने गेट सेट प्रॉपर्टी और बीन को पढ़ा है, तो यहाँ पे वो पूरा एक डिटेलिंग दी गई है कि कैसे आप गेट सेट प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक यूजर बीन लिया है, यूजर इन्फो का क्लास डाला है, business.com की डिटेल यूजर बीन क्लोज किया है। दूसरा हमने सेट प्रॉपर्टी लिया है, स्टार किया है, फिर यूजर इन्फो डाली है। तीसरा हमने सेट प्रॉपर्टी नेम लिया है, यूजर इन्फो डाली है, ठीक है। ये हमारा डिटेल्ड और जावा है, ठीक है। पैकेज बिजनेस बुक, ठीक है, ये बुक है। फिर हमने इसको फॉरवर्ड किया, फिर इसको जेएसपी इंट्रोड्यूस किया और हमको ये चीज देखी। अब कैसे हो रहा है इसको देखिए। हमने यहाँ से अपने डिटेलिंग को डिफाइन किया, गेट कर रहे हैं यूजर नेम, सेट कर रहे हैं यूजर नेम, गेट कर रहे हैं एज, सेट कर रहे हैं एज, गेट कर रहे हैं पासवर्ड, सेट कर रहे हैं। तो यूजर बीन गेट सेट फॉर एग्जांपल लिया, ठीक है।
हमने यहाँ पे चीजों को डिफाइन किया। ठीक, अब डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट जेएसपी में, एक्शन कर रहे हैं यूजर डिटेल, एक्शन कर रहे हैं इनपुट लिया और फिर पासवर्ड के लिए इनपुट लिया, नेम के लिए इनपुट लिया, ये तो डिटेल ऑफ जेएसपी यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं। फाइनली आउटपुट जो है ये जो हम इनको पोस्ट करेंगे, फाइनली हमको चैतन्य बिजनेस 247 ये वाला बुक लोकल होस्ट हमको मिल जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि कैसे आप जेएसपी पेज से डेटा इकट्ठा करते हैं, गेट सेट और बीन। अब है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं जी? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स देखिए वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होते हैं जेएसपी और सर्वलेट में आपस में एक दूसरे को काम करना है। Objects can these objects are created by JSP and during translation phase or translation JSP to the server. They are being created inside service method, so we directly use them with a script without initializing and declaring. Out, request, response, season, replication, exception, page, context, config. So JSP.server.jsp.jsp writer, JavaX.server. JavaX.server.http, HTTP server request. JavaX.server.http, HTTP server response. JavaX.server.http.http session. JavaX.server.server context. JavaX.server.jsp.jsp exception. Java.lang.object page context. JavaX.server.jsp.page context. JavaX.server.server context. इतनी सारे आपके हिसाब किताब। ये out, this is used for writing content to the client browser. Several methods can be used for formatting out to classic browser and dealing with the button. दूसरा रिक्वेस्ट, आपको मालूम है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो रिक्वेस्ट करेगा यूजर की डेटा के लिए या वैलिडेशन पर्पस के लिए। रिस्पांस हमेशा से क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पांस में रिस्पांस जो है उसका आंसर होता है। सीजन क्या होता है, सेशन क्या होता है, सेशन वो रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल जितने टाइम अंतराल में काम करते हैं तो वो सेशन बनाता है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या चीज होती है जी? एप्लीकेशन जो होती है वो बताती है, जैसे जो बीन है वो क्या हो गई जी, एप्लीकेशन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होती है, जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आती है। पेज क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट पेजेस होते हैं जो हम जेएसपी में यूज करते हैं। पेज कंटेक्स्ट क्या होता है कि हम किस टाइप का पेज को एक्सेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन और सीजन। कॉन्फ़िग क्या होता है कि हम सर्वर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये दिस इज लाइक अ यू नो a summary of the JSP operation, how the JSP works. So this is the implicit objects in which JSP works actually. Out, request, response, season, application, exception, page context, and config. Okay. And we need to understand these things in a detailed manner. So you can understand in the further lectures we have. ओके, चलिए ठीक है फिर अभी इसको होल्ड करते हैं।